वेलकम बैक। स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। आज का टॉपिक्स हम लोग डील करेंगे राज और राजविहीन समाज में अंतर। राज समाज, राजविहीन समाज। राजनीतिक मानव शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। राजनीतिक मानव शास्त्र में हम लोग उसका परिभाषा देखें। आदिकालीन समाज में कानून और न्याय की चर्चा किए। अब एक है राज्य समाज, जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, आधुनिक समाज है, सब समाज है, उसमें देखने को मिलता है। दूसरा राज्यविहीन, जो सरल समाजों में, आदि समाजों में, जनजातीय समाजों में, प्रिमिटिव सोसाइटी में देखने को मिलता है। राज्य समाज का करैक्टर होता है कि उसमें केंद्रीय सत्ता होती है और संप्रभुता जो है एक मेन मुद्दा है। आर्थिक प्रणाली पर नियंत्रण, न्याय प्रणाली पर नियंत्रण, निश्चित जनसंख्या वाला क्षेत्र। इस तरह से यदि हम देखें तो राज्य प्रणाली में केंद्रीय सत्ता एक प्रमुख मुद्दा है। मान्य शासन व्यवस्था होना चाहिए। आर्थिक प्रणाली पर नियंत्रण, न्याय प्रणाली पर नियंत्रण, एक निश्चित जनसंख्या पर नियंत्रण तथा संप्रभुता, सॉवरेनिटी एक मेन पॉइंट है, अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता समझ रहे होंगे, इसमें अपना डिसीजन लेने की क्षमता, किसी भी क्षेत्र में हम संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो ये अनिवार्य तत्व है। जबकि उसके उल्टा राजविहीन राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता नहीं होती, उसमें संप्रभुता नहीं होती, उसमें पूरे क्षेत्र पर मान्यता प्राप्त नहीं होती, वह पूरे क्षेत्र पर मान्यता प्राप्त नहीं होती। यहाँ कर देंगे वह। ऐसे समाजों में विवादों का निपटारा समिति के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा या धर्म प्रधान के द्वारा होता है। जनरली नातेदार में ये देखा जाता है। तो दोनों में व्यापक अंतर है, लेकिन इसके बावजूद कुछ जनजाति में जो है राज्य समाज प्रेजेंट होता है। जैसे बाद में देखेंगे, निष्कर्ष के रूप में दिए हम जुलू जनजाति, असांटी जनजाति में राज्य प्रणाली है। तो राज्य प्रणाली का जो कैरेक्टर है उसको वो फॉलो करता है, लेकिन जनरली ये आधुनिक समाज में, वर्तमान समाज में, औद्योगिक समाज में पाए जाते हैं। लेकिन संस्कृतिकरण और आर्थिक विकास स्तर में वृद्धि होने के कारण जो राजविहीन प्रणाली है वो राज्य प्रणाली में धीरे धीरे बदल रहा है। तो हम दो कॉलम बना दिए हैं। दो कॉलम में दोनों पॉइंट को रखेंगे कि आपको मान लो पूछता है कि राजनीतिक मानव शास्त्र से क्या समझते हैं, या आदिकालीन समाज में कानून व्यवस्था की चर्चा करें, कानून और न्याय की चर्चा करें, और उसी में टेल क्वेश्चन जोड़ेगा कि राज और राजविहीन प्रणाली में अंतर स्पष्ट करें। तो राज्य प्रणाली व्यवस्था, राजविहीन प्रणाली व्यवस्था, पॉइंटबद्ध हम इसको कर दिए हैं। पहला पॉइंट देख रहे हैं कि इसमें केंद्रीय सत्ता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय सत्ता होती है जिसे विभिन्न नामों से, जैसे राजा या प्रधान या प्रधानमंत्री आदि से संबोधित किया जाता है, जिसे सारे क्षेत्र में मान्यता प्राप्त होती है। अब ये जो केंद्रीय सत्ता होगा उसका मान्यता जो है सारे क्षेत्र में होगा। जो भूभाग का क्षेत्र है उस प्रणाली राज्य में, वो सारे जगह वो लागू होगा, मान्य होगा। जबकि इसके उल्टा राजविहीन प्रणाली में केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है, कोई ऑर्गेनाइज या सेंट्रल सत्ता नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हम लेंगे कि इसमें विभिन्न राजनीतिक कार्य संपन्न होते हैं। राज्य प्रधान अधीनस्थ क्षेत्र के विधि व्यवस्था बनाने तथा विकास के कार्य में मदद करता है। तो जितने भी राजनीतिक कार्य हैं, अब डेवलपमेंट का कार्य है, कल्याण का कार्य है, चुनाव का कार्य है, कुछ भी जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है वर्तमान में, वो अधीनस्थ क्षेत्र के विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर तथा विकास के कार्य में वो मदद करता है, वो जो केंद्रीय सत्ता है। जबकि इधर राज्यविहीन में विशिष्ट राजनीतिक कार्य नहीं होता, बल्कि धार्मिक कार्यों को मान्यता दी जाती है। इसमें रिचुअल्स जो है, प्रथा जो है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है बनिस्बत की राजनीतिक कार्य के। जैसे अफ्रीका की इफ्युगाओ जनजाति में मोनाकुलान, वहाँ का टर्मिनोलॉजी है, या पुजारी जो धर्म प्रधान होगा,
पुजारी विवादों का निपटारा करता है। मतलब पुजारी जो है धर्म प्रधान है, धर्म से रिलेटेड है, यानी धार्मिक कार्य को यहाँ प्राथमिकता दिया, वही विवाद का निपटारा करेगा। जबकि न्यूअर समाज में धार्मिक प्रधान को लियोपार्ड चीफ कहा जाता है, तो लियोपार्ड चीफ जो है वो विवाद का निपटारा करता है। यानी यहाँ पर धर्म यानी धार्मिक कार्य को ज्यादा फोकस किया गया, राजनीतिक कार्य से ज्यादा यानी धर्म को प्रधान माना गया। तो कोई भी एक्टिविटी जो है वो बिना धार्मिक के संपन्न नहीं होगा। तो इस चीज को हम लेंगे। अब जैसे मान लीजिए आर्थिक मानव शास्त्र में भी देखेंगे कि आर्थिक क्रियाकलाप के पीछे भी धार्मिक कर्मकांड जादू जो है वो सब होता है। यानी जनजातियों में कोई भी क्रिया संपन्न होता है तो उसमें अति प्राकृतिक शक्ति धार्मिक कर्मकांड को है जो वरीयता दी जाती है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इसमें राजनीतिक शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित होता है। अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है या नीचे स्तर में जाए तो ग्राम प्रधान सबसे नीचे में चला जाएगा। राजनीतिक शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित होती है अथवा विभिन्न अधिकारियों की श्रेणी में, जिसमें प्रधान सबसे ऊपर और ग्राम प्रधान सबसे नीचे। माने सेंट्रलाइज फिर डिसेंट्रलाइज, यानी शासन व्यवस्था का एक पैटर्न है जो ऊपर से लेकर नीचे चलता है और सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये राज्य प्रणाली का करेक्टर है, स्टेट सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। अब तीसरा पॉइंट हम इसका देखेंगे कि इसमें राजनीतिक शक्ति विभिन्न व्यक्तियों के बीच फैली रहती है। विभिन्न व्यक्ति का मान लीजिए सदस्य है, तो जैसे एस्किमो में देखने को मिलता है, मसाई जनजाति में देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट हम ले जाएंगे राज्य प्रणाली में, उधर से आ रहे हैं क्योंकि उधर जगह कम है तो आराम से इसको लिखते भी जाइएगा, अपना नोट्स तैयार कीजिएगा कि इसमें विवादों का निपटारा न्यायिक संस्था द्वारा तथा दंड का प्रावधान पुलिस द्वारा होता है। कि राज्य प्रणाली में जो विवाद है, विवाद का निपटारा जो है न्याय प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था या जुडिशियरी उसको बोलते हैं, उसके द्वारा होगा। जबकि दंड का काम जो है, प्रावधान जो है पुलिस के द्वारा होगा। असांटी जनजाति में विवादों का निपटारा राजा द्वारा होता है। जैसा कि अब बात स्वरूप हम जानते हैं कि असांटी जनजाति में राज्य प्रणाली मौजूद है, जबकि जनरल जनजाति में राजविहीन देखा जाता है, कुछ जनजाति को छोड़ के। अब राजविहीन प्रणाली हम देख रहे हैं कि विवाद का निपटारा या न्यायिक संस्था यहाँ पर है, जिस विवादों का निपटारा प्राय व्यक्तिगत तौर पर या समिति या बुजुर्ग या धर्म प्रधान, अब बुजुर्ग है, नातेदार है या कुल है, वंश है, गोत्र है, तो उससे संबंधित जो व्यक्ति है उसके द्वारा होगा। इसमें अपराध के लिए अपराधी और उसका पूरा समूह दोषी माना जाता है। इसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका पूरा परिवार दोषी माना जाएगा, पूरा समूह दोषी माना जाएगा, पूरा नातेदार दोषी माना जाएगा, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। इसमें पांचवा पॉइंट है कि इसमें अपराध करने वाले के विरुद्ध नियमानुसार दंड, जुर्माना या कारावास आदि का प्रावधान होता है। कि राज्य प्रणाली में जो अपराध करेगा तो नियम के अनुसार, लॉ के अनुसार दंड है या जुर्माना है या कारावास है। अब दंड में आर्थिक दंड, शारीरिक दंड या मृत्यु दंड कुछ भी हो सकता है का प्रावधान होता है। जबकि इसमें अपराधी के विरुद्ध अनियमित दंड, जैसे जाति से बहिष्कृत करना, उपहास, हंसी मजाक उड़ाना, जाति से बहिष्कृत, समाज से बहिष्कृत, ये एक दंड है जो सामाजिक दंड कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कानून के अनुसार एक बराबर दंड होगा। तो दोनों में अंतर हो गया कि राज और राजविहीन में दंड का क्या स्वरूप है। छठा पॉइंट में हम जाएंगे कि इस समाज का संगठन विषम जातियों का होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जाति इसमें बिलोंग कर सकते हैं तथा यह शक्ति, धन, प्रतिष्ठा के आधार पर, शक्ति, धन, पावर जो है, प्रतिष्ठा के आधार पर संगठित होती है इस समाज का संगठन जो है। अब जैसे डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट है, प्रभु जाति, उसमें हम देख सकते हैं इस चीज को। राजविहीन समाज में नातेदारी या जातीयता के आधार पर संगठन होता है तथा प्रधानता जाति की होती है। राजविहीन में जैसे मान लिए संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है, तो उसमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो केवल संथाल मुंडा में ही जातीय आधार पर चला जाएगा वो। यानी संथाल का जो मान लीजिए न्यायिक प्रणाली या सत्ता होगा तो केवल संथाल को ही डील करेगा, मुंडा से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस समाज में विषम जातीय है, कई जाति हिंदू समाज के या अन्य वर्ग के रह रहे हैं, तो उसमें ये
शक्ति धन प्रतिष्ठा के आधार पर यह संगठित होता है। 7वां पॉइंट हम देख रहे हैं कि इस तरह के समाज में वंश की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है, कि नातेदारी वंश ये कोई मायने नहीं रखता है। इसमें राज्य के प्रधान का चुनाव जनता के द्वारा होता है, जबकि राज्य विहीन में वंश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नातेदारी वंश व्यवस्था जो है वो प्रधान जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि ये राज्य समाज में प्रधान का चुनाव जनता द्वारा होता है, जैसा कि देखने को आ रहा है। 8वां पॉइंट में जाएंगे राज्य में, इसमें जनसंख्या अधिक होती है तथा ऐसे समाज बड़े पैमाने पर संगठित होते हैं। अब जो बड़ा बड़ा कंट्री है, राज्य है, स्टेट है, तो पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें जनसंख्या प्राय कम होती है। जैसे संथाल है, या मान लीजिए जोड़वे जनजाति है, अंडमानीज है, सैम्पनीज है, तो उसका पॉपुलेशन कम है, लेकिन उसका जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उतना ही जनसंख्या के लिए है, चाहे वो 50 के संख्या में हो, 500 की संख्या में हो, लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में जाएगा। यानी ऐसे समाज छोटे पैमाने पर संगठित होते हैं। इसका यूनिटी जो है एक कम संख्या पर यूनाइट है, चूंकि उसी जनजाति से वो बिलोंग करेगा, उसी में एक्टिविटी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर चलेगा। जबकि राज्य स्टेट सोसाइटी में वो पूरे भूभाग में निवास करने वाले जनसंख्या जो विषम जाति का होगा, विभिन्न वर्ग का होगा, वो सारे को लेकर चलेगा, संगठन होगा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जनजातियों में राज्य विहीन प्रणाली एक निराली रूप देखने को मिलती है। दक्षिण अफ्रीका के जुलू, रोडेशिया, बेम्पा, कैंडी, असांटी आदि में राज्य प्रणाली देखने को मिलती है। संस्कृतिकरण और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण अधिकांश राज्य विहीन संगठन राज्य प्रणाली में बदल रहे हैं। तो राज्य और राज्य विहीन समाज, जनजातीय समाज, सरल समाज, आदि समाज, प्रिमिटिव समाज, सोसाइटी, ये राज्य विहीन है, जिसमें एक ऑर्गेनाइज जो है सत्ता नहीं होता है, केंद्रीय सत्ता नहीं होता है, जबकि इसमें राज्य प्रणाली में केंद्रीय होता है। जो आधुनिक है, वर्तमान है, औद्योगिक समाज है, वो राज्य प्रणाली है। लेकिन संस्कृतिकरण, औद्योगिकरण के कारण जो राज्य विहीन है वो राज्य में बदलते जा रहे हैं। इसका व्यापक उदाहरण पूरे विश्व स्तर पर जनजातियों में देखा जा सकता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार, आधुनिकीकरण के कारण जो है ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन दोनों में हमको डिस्टिंग्विशन करना है। तो हम लोग क्वेश्चन के दृष्टि से देखें कि राजनीतिक मानव शास्त्र से क्या समझते हैं, राज और राजविहीन समाज में अंतर स्पष्ट करें, या फिर शॉर्ट नोट्स के रूप में ये आपको एक टॉपिक्स होगा, तो आपको 200 से 250 वर्ड में जाना है। तो ये हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे थे एंथ्रोपोलॉजी में। अगला चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे अगले क्लास में। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह, जय हिंद।